बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 14 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। और इन न्यूमेरिकल्स में दो तीन न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो काफ़ी ट्रिकी हैं और काफ़ी बच्चों को वो समझ नहीं आते, लेकिन जस्ट वो फार्मूला पुट करके दो वैल्यूज़ वगैरह निकाल लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज वो समझ नहीं आते। तो कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के सारे जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के उनको आपके लिए नहायत ईजी बना दे। तो देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल कौन सा है। तो पहले न्यूमेरिकल में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल कॉज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7 × 10⁻³ न्यूटन ऑन अ 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि देखिए ये हमने इसी चैप्टर के सेकंड टॉपिक में ये वाला टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें पता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करने लग पड़ता है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, कहता है कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, और इस कंडक्टर में से जो करंट गुजर रहा है वो है 10 एम्पेयर। ठीक हो गया, और उसके इस कंडक्टर पे जो इस तरफ फोर्स लग रही है वो कितनी है, 7 × 10⁻³ न्यूटन। तो पूछा ये है कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी है जिसकी वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रही है। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है F = I × L क्रॉस B। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं F = I L B sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए उसने कहा है कि मैक्सिमम जो फोर्स लग रही है वो 7 × 10⁻³ न्यूटन है, और मैक्सिमम फोर्स तभी लगती है जब मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर में एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे तो sin 91 होता है। F = I L B हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपने फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट कर ले, B = F/I × L। ठीक हो गया। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 7 × 10⁻³ न्यूटन फोर्स, I कितना है 10 एम्पेयर, और लेंथ कितनी है, I 10 एम्पेयर, लेंथ कितनी है 0.2 मीटर, तो 0.2। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नेटिक 3.5 × 10⁻³ टेस्ला, 3.5 × 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, तो ये उसने पूछा हुआ था। अब इतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, ये जो ब्लू कलर में लाइन सी नजर आ रही है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमने यहाँ पर ये फाइंड कर लिया। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू होगी, तब जो है इतनी फोर्स लगेगी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। ठीक हो गया, तो यही उसने पूछा हुआ था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.50 × 10⁻³ टेस्ला सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। कह रहा है कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक प्रोटॉन है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10⁻³ टेस्ला। तो बताएं कि वो जो प्रोटॉन है वो कितना तेज मूव करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है। अच्छा बताते हैं इसमें क्या कहा हुआ है। देखिए पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लें, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और उसमें प्रोटॉन मूव कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर आया। ठीक है, नेक्स्ट उसने बात क्या की है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी है, B = 2.50
इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 3 10 टू रेज पावर माइनस 3 टेस्ला। ठीक हो गया। नेक्स्ट सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। देखिए अब यहाँ पे गौर से सुनना है। देखिए प्रोटॉन पे एक फोर्स लगे, वेट की फोर्स मतलब डाउनवर्ड। ठीक हो गया। एक प्रोटॉन पे फोर्स लग रही है अपवर्ड, मतलब देखिए अगर हम राइट हैंड रूल से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और अपवर्ड क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। यानी इस पे एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है, जो कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है। एक इस पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, जो कि कौन सी फोर्स है, वेट की फोर्स है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर जो वेट की फोर्स है डाउनवर्ड जो लग रही है और जो एक इसके अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, अगर उन दोनों की वैल्यू इक्वल हो, मतलब डाउनवर्ड जितनी फोर्स लग रही है उतनी अपवर्ड फोर्स लग रही है, अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो तो ये जो प्रोटॉन है या ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, कितना तेज ये मूव करेगा। ठीक है। तो पहले देखिए कंडीशन उसने कौन सी बताई हुई है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट। ठीक है, वेट की जो फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, क्यू वी बी। ठीक हो गया। ये हम मैक्सिमम केस के लेते हैं, साइन 90 होगा और 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, क्यू वी बी। वेट की फोर्स क्या होती है, एम जी। ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, वेलोसिटी के कितना तेज जो है वो प्रोटॉन मूव करेगा। ठीक है, हाउ फास्ट। तो v इज इक्वल टू एम जी बाय क्यू बी। ठीक है। तो इस फार्मूले में हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। अब यहां पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमारे पास है 2.50 इंटू 10 टू रेज पर माइनस 3। मैस ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मैस ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होता है m इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, ये क्या होता है, मैस ऑफ प्रोटॉन। चार्ज प्रोटॉन पे कितना होता है, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 19 कूलम, और G की वैल्यू कितनी है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए M की भी वैल्यू है, G की भी वैल्यू है, Q की भी है, B की भी है। अब हम V निकाल सकते हैं। ठीक है। तो V किस तरह से निकालेंगे, V इज इक्वल टू M की जगह उसकी वैल्यू कौन सी है, 1.67 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 19। ठीक है। आगे G की वैल्यू 9.8, नीचे क्या आएगा, Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस 27 है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 27 किलोग्राम। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 19 कूलम। बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 2.50 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 3 टेस्ला, 2.50 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 3 टेस्ला। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसकी, वेलोसिटी इसकी आएगी 4.09 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, 4.09 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इतनी वेलोसिटी के साथ जो ये प्रोटॉन है ये मूव करेगा, कब, जब इस पे लगने वाली वेट की फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल होंगी, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। अभी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3, अ वेलोसिटी सिलेक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला। एक वेलोसिटी सिलेक्टर है जिसकी में मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.30 टेस्ला है। इफ अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10,000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड, अगर उसके परपेंडिकुलर एक 10,000 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की जाए, डेट विल बी द स्पीड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल डेट विल पास थ्रू द सिलेक्टर। ठीक है, पार्टिकल की कितनी स्पीड होनी चाहिए या होगी जब वो इस सिलेक्टर में से पास करेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना लाजमी है कि वेलोसिटी सिलेक्टर असल में होता क्या है। ठीक है,
तो वेलोसिटी सिलेक्टर का एक चीज़ याद रखनी है कि वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा रीजन होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा रीजन होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और दोनों एक दूसरे के क्या हमने रखी होती हैं, परपेंडिकुलर रखी होती हैं। ठीक है, अब होगा क्या, पहले समझाते हैं इसको कि कैसे जो है वो वेलोसिटी सिलेक्टर वर्क करता है। पहले देखें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर कैसे रखी हुई हैं। देखिए ये कोई मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ में जाएंगी, ये जो सबस कलर की हैं, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकली साउथ की तरफ चलेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने नीचे दो प्लेट्स रख दी है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, इनको किसी बैटरी वगैरह से जोड़ा हुआ है हमने, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से जनरेट होती है और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो ये जो रेड कलर की है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो ऊपर की तरफ है। अब दोनों के यहाँ परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपवर्ड। ठीक हो गया। एक चीज़ ये तो बन गया वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है वो चीज़ देखनी है। देखिए इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड है। अब हमने क्या करना है कि इस पे जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोजेक्ट करने हैं, मतलब इसमें पार्टिकल्स को भेजना है। लेकिन भेजना कैसे है, परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये क्या बात हुई, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, तो मैं पार्टिकल को कैसे भेजूँ इसमें कि वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। अब वो एक ही सूरत में हो जाए, एक ही सूरत में हो सकता है कि पार्टिकल्स किस तरफ मूव कर रहे हो, आपकी तरफ, तब ये क्या है, ये दोनों के परपेंडिकुलर हैं। मतलब देखें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, तो पार्टिकल अगर आपकी तरफ मूव करे तो ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, या ये मेरी तरफ मूव करे तब भी क्या है, तीनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि पार्टिकल जो है वो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से देखें बनाने में थोड़ा मसला हो सकता है, लेकिन आपने समझ जाना है कि आउट ऑफ द बोर्ड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई पार्टिकल्स हैं जो इस तरफ मूव कर रहे हैं, इसको मैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही कह देता हूँ। ठीक हो गया। अब गौर से सुनना है, देखिए ये जो वेलोसिटी सिलेक्टर है ये पार्टिकल को तब ही पास होने देगा कि जब उस पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और जो इस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो पार्टिकल इन दोनों के दरमियान में से परपेंडिकुलरली गुजर रहा है, वो तभी इन दोनों के दरमियान में से गुजरेगा कि जब इस पार्टिकल पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों इक्वल हो, तब वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और ये पार्टिकल आराम से ऐसे निकल आएगा। ठीक हो गया। लेकिन उस कंडीशन के लिए इस पार्टिकल की एक मखसूस स्पीड होनी चाहिए, एक मखसूस वेलोसिटी होनी चाहिए, और वो ही वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। देखें अगर उस सर्टेन वेलोसिटी से इस पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तो ये क्या होगा, ये इन प्लेट्स या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसके अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाएगा और वेलोसिटी सिलेक्टर से निकल ही नहीं पाएगा। अगर इस वेलोसिटी से कम हो जाए, सर्टेन वेलोसिटी से कम हो जाए, तो फिर भी क्या होगा, फिर भी पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएगा और इस वेलोसिटी सिलेक्टर से बाहर ही नहीं आ पाएगा। लेकिन एक खास वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, उस वेलोसिटी पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इस पार्टिकल पे लग रही है वो दोनों बराबर होंगी और ये पार्टिकल इस वेलोसिटी सिलेक्टर से एक तरफ से जाएगा और दूसरी तरफ से ऐसे निकल आएगा, बाकी सारे अब्जॉर्ब हो जाएंगे, सिर्फ वो सर्टेन वेलोसिटी वाले पार्टिकल बाहर निकलेंगे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, कि सर्टेन वेलोसिटी वाले जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ उनको ये पास होने देगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, डिफ्लेक्ट कर देगा अपने पास से और एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक हो गया। तो वो वही कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने 0.30 टेस्ला अप्लाई किया, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 10,000 वोल्ट पर मीटर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताएं ये जो पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टर से ये जो गुजर रहा है, ठीक है, जो निकल आया है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक हो गया। तो देखिए द पार्टिकल विल पास थ्रू द सिलेक्टर इफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, जब ये कंडीशन होगी तभी वो
वेलोसिटी सिलेक्टर से पास करेगा, अदरवाइज नहीं पास करेगा और उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये जब दोनों कंडीशन होगी, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस पर कोई फोर्स लगेगी नहीं, तो ये उसमें से पास हो जाएगा। तो एक मखसूस किस्म की वेलोसिटी वाले हमें मिल जाएंगे, इसलिए हम इसको वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन में बात आती है, ये तो होगी कंसेप्चुअल चीज़। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? क्यू वी बी इज इक्वल टू, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फार्मूला क्या होता है? क्यू ई, क्यू से कट गया, वी बी इज इक्वल टू ई, और वी इज इक्वल टू ई बाय बी। ठीक है, ये फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है। अक्सर जो आखिर में इस फार्मूले की बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा। देखिए वेलोसिटी, अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी वैल्यूज की पुट करने लगा हूँ कि v इज इक्वल टू, ई की वैल्यू कितनी है? 10,000। ई की वैल्यू कितनी है? 10,000। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है? 0.30। तो वेलोसिटी इसकी कितनी आ जाएगी तकरीबन? वेलोसिटी इसकी आएगी 3.3 इंटू 10 टू रेज पावर 4 मीटर पर सेकेंड। 3.3 इंटू 10 टू रेज पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी वेलोसिटी इसकी होगी, तब इस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगी, और ये क्या करेगा, ऐसे इस वेलोसिटी सिलेक्टर इसको क्या करने का, पास करने देगा। ठीक है, अब देखें जो मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट यही हमने चीज़ फाइंड करनी थी। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात मैंने कही थी वो आपको बता देते हैं। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10,000 वोल्ट पर मीटर। तो ई की जगह रखें 10,000। ठीक हो गया। बी की जगह रखें 0.30। बी की जगह क्या रखें? 0.30। वी की जगह रखें 3.3 इंटू 10 टू रेज पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब v और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे जो आंसर आएगा वो 10,000 होगा। अब यहां भी 10,000, यहां भी 10,000, तो दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये वेलोसिटी सिलेक्टर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर इसको पास होने देगा। लेकिन अगर जो है वेलोसिटी इसकी इससे ज्यादा हो जाए तो यहां पर 10,000 तो नहीं आएगा, यहां पर हो सकता है 11,000 आए, यहां पर 10,000 आए, दोनों बराबर तो नहीं होंगे। फिर तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उस पर हावी हो जाएगी, तब वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जो है इससे वेलोसिटी कम हो जाए, इससे वेलोसिटी इसकी कम हो जाए, तो v और b का प्रोडक्ट कम होगा, मतलब हो सकता है 9,000 हो जाए, यहाँ पर क्या है 10,000, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हावी हो जाएगी। तो फिर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट कर देगी। तो ओनली सर्टेन वेलोसिटी वाले जो पार्टिकल्स हैं वही इस रिफ्लेक्टर में से पास होंगे, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब हम करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 4। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ कॉइल ऑफ 0.1 मीटर इनटू 0.1 मीटर। ये क्या है, कॉइल का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ कॉइल कितना है 0.1 इंटू 0.1 मीटर, जो क्या आएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, एरिया ऑफ कॉइल एंड ऑफ 200 टर्न्स, और उस कॉइल के टर्न्स कितने हैं, 200 टर्न्स हैं। कैरिंग अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर, और उस कॉइल में से करंट कितना गुजरा है 1 मिली एम्पेयर। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और जो उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है वो कितनी है 0.1 टेस्ला। कैलकुलेट द मैक्सिमम टार्क डेट एक्ट्स ऑन द कॉइल, मैक्सिमम टार्क उस पर कितना एक्ट करेगा। ठीक हो गया। अब देखिए ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है ये बहुत सारी, ये तकरीबन 200 टर्न्स हैं इस कॉइल के। ठीक है, और इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो कितना है 1 मिली एम्पेयर, और इस पे ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई है, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से, वो कितनी है 0.1 टेस्ला। ठीक है, और इस कॉइल का एरिया कितना है, वो है 0.01 मीटर स्क्वायर है। तो पूछा ये गया है कि बताएं कि इस पे जो मैक्सिमम टार्क की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, क्योंकि हमें पता है जब करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो उसमें टार्क प्रोड्यूस होता है और वो कॉइल रोटेट करने लग पड़ती है। ठीक है, तो वही पुराना फेमस किस्म का फार्मूला, देखिए टार्क का फार्मूला क्या पड़ेगा, टार इज इक्वल टू बीना कॉज एल्फा। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें बीना उसी तरह, ठीक हो गया, ये बीना साहिबा उसी तरह, और
कॉस, और यहां पर क्या आएगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि टार्क मैक्सिमम तभी उस पर एक्ट करेगा जब जो एंगल है, ठीक है, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान वो 0 डिग्री होगा, तभी इस पर टार्क क्या करेगा, मैक्सिमम एक्ट करेगा। और मैक्सिमम टार्क की वैल्यू उसने पूछी हुई है, तो टार्क क्या आ जाएगा BINA, ठीक है। ये फार्मूला हमने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल के लिए यूज करना है, और इसी की वैल्यू उसने पूछी हुई है। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, टार्क इज इक्वल टू 0.1, आई की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻³ एम्पेयर, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है 200, एरिया की कितनी है 0.01, ठीक है। तो टार्क, कितना टार्क इसमें प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम जो टार्क की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर, 2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर, ठीक है। 2.0 है ये टार्क की वैल्यू क्या गई, इतनी मैक्सिमम टार्क की वैल्यू होगी जो उस पर एक्ट कर रहा है, और यही उसने पूछा था। अभी हम करने जा रहे हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 5, जो कि कौन सा है, अ पावर लाइन 10 मीटर हाई कैरीज अ करंट 200 एम्पेयर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड, ठीक है। कह रहा है कि ये क्या है, एक पावर लाइन है, ये जो रेड कलर की, ठीक हो गया, और इस पावर लाइन में से जो करंट गुजर रहा है वो कितना है 200 एम्पेयर है, यानी इतना ज़्यादा करंट गुजर रहा है। और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 10 मीटर हाइट पर है, ठीक हो गया। और हमें पता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक हो गया। जो कि करंट कैरिंग वायर के पास जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, दूर और कम, दूर और कम, और ज़्यादा दूर जाए तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो पूछा उसने ये है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है जिसमें 200 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ग्राउंड तक पहुंच रही है। ग्राउंड से इसका डिस्टेंस 10 मीटर है, ठीक है, और इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी क्योंकि इसमें से करंट गुजर रहा है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ग्राउंड तक कितनी पहुंच रही है, ठीक है, ग्राउंड तक उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो हाइट मतलब आर हम इसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम ग्राउंड, एच को हम आर लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम ग्राउंड वो कितना है 10 मीटर है, करंट कितना गुजर है 200 एम्पेयर, मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड करनी है एट ग्राउंड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ग्राउंड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो याद करें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए हम क्या कौन सा फार्मूला यूज़ करते थे, एम्पेयर्स लॉ में हम पढ़ के आ चुके हैं, B = μ0I/2πr, ठीक है। ये सारी डेरिवेशन हमने की थी। μ0 की वैल्यू कितनी होती है 4π × 10⁻⁷, ठीक है। ये वैल्यू आपने याद करनी है। μ0, ठीक है, जो परमिएबिलिटी कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो 4π × 10⁻⁷ होती है, ये वैल्यू याद करनी है। और करंट कितना है 200 एम्पेयर, तो नीचे आ जाएगा 2π उसी तरह, ठीक हो गया, इनटू आर कितना है 10 मीटर, ठीक हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मतलब ग्राउंड तक मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू पहुंच रही है 4 × 10⁻⁶ टेस्ला, 4 × 10⁻⁶ टेस्ला, यानी इतनी कम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ग्राउंड के पास ग्राउंड तक पहुंच रही है, क्योंकि वायर के करीब सबसे ज़्यादा होगी, उससे दूर कम होती जाएगी। तो यही हमने फाइंड करना था और यही हमें फाइंड करने को कहा गया था। अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अभी हम करने जा रहे हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 6। यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ सोलेनॉइड दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, yet the current must not exceed 10 ampere. Find the number of turn per unit length that the solenoid should have. अच्छा, बताते हैं इसमें क्या कहा हुआ है, गौर से यहाँ पर सुनना है। कह रहा है कि आपने एक ऐसी सोलेनॉइड बनानी है, आपने एक ऐसी सोलेनॉइड बनानी है कि जिसमें से करंट जो है वो 10 एम्पेयर गुजर रहा हो, ठीक हो गया,
मतलब 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट उसमें से नहीं गुजरना चाहिए। 10 एम्पेयर उसमें से करंट गुजर रहा है और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो 0.10 टेस्ला हो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की इसके अंदर जो वैल्यू है वो 0.10 टेस्ला हो। बताएं कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है, मुझे कितने नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ चाहिए सोलेनॉइड को बनाने के लिए, ठीक है, कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड हो, 0.10 टेस्ला, करंट 10 एम्पेयर गुजर रहा हो, तो कितने मुझे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बनाने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड के होने चाहिए वो हमने फाइंड करना है 0.10 टेस्ला, ताकि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करे, ठीक है। तो वो चीज़ देखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या आता है जी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, नहायत आसान है, N इज इक्वल टू, ठीक है, सोखा सा ये न्यूमेरिकल है, N इज इक्वल टू B ओवर म्यू नॉट आई, बस ये फार्मूला लगाना है और काम खत्म। तो यहाँ पर क्या आएगा, N इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है 0.10 टेस्ला, ठीक हो गया। और जो म्यू नॉट की वैल्यू है, म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता होती है क्योंकि ये परमिबिलिटी कांस्टेंट है, 4 पाई इंटू 10 टू रेस पावर -7। करंट कितना गुजर रहा है 10 एम्पेयर, ठीक हो गया। तो जो नंबर ऑफ टर्न आएंगे वो कितने होने चाहिए 7.96 इंटू 10 टू रेस पावर 3, ठीक है। देखिए कितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न है, यानी अगर मैं चाहता हूं कि करंट जो है वो सोलेनॉइड में से 10 एम्पेयर गुजर रहा है और मैं चाहता हूं कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जो इसके प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, क्योंकि इनवर्ट जो है वो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, उसकी वैल्यू मैं चाहता हूं कि 0.10 टेस्ला हो, तो मुझे जो सोलेनॉइड के टर्न है वो 7.96 इंटू 10 टू रेस पावर 3 इतने करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही उसने पूछा था। अभी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7 है और न्यूमेरिकल नंबर 7 भी सोलेनॉइड से ही रिलेटेड है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 7 में क्या कहता है कि व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलेनॉइड दैट इज 0.5 मीटर लॉन्ग विद 10,000 टर्न्स ऑफ कॉपर वायर सो दैट इट विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला, ठीक है। देखिए कहते हैं कि एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर, ठीक है, और ये जो इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कहते हैं वो 10,000 हैं, और जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो कितनी है 0.4 टेस्ला है। तो पूछा है कि बताएं इस सोलेनॉइड में करंट कितना गुजर रहा है, ठीक हो गया। तो वो ही हमारा पुराना सोखा सा फार्मूला, और वो क्या था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और फाइंड क्या हमने करना है, करंट को फाइंड करना है। तो करंट क्या आएगा, I इज इक्वल टू B ओवर म्यू नॉट एन। अब देखिए B की वैल्यू हमें पता है 0.4 टेस्ला, म्यू नॉट हमें पता है परमिबिलिटी कांस्टेंट होता है 4 पाई इंटू 10 टू रेस पावर -7 इसकी वैल्यू होती है, और जो n है इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और n की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, स्मॉल n हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कि इस पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको हम स्मॉल n से शो करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10,000 टर्न्स हैं। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे 20,000 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होंगे, ठीक हो गया। तो अब ये वाली वैल्यू हमने क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो B कितना है 0.4 टेस्ला, म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10 टू रेस पावर -7, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितने हैं 20,000। तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो इसका आता है 16 एम्पेयर, ठीक है। मतलब इस सोलेनॉइड में से जो करंट गुजरा है 16 एम्पेयर है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.4 टेस्ला इसमें प्रोड्यूस होती है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखते हैं, और न्यूमेरिकल कौन सा है, न्यूमेरिकल नंबर 8। अ गैल्वानोमीटर हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस Rg जो कि है 15 ओहम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन
विद करंट IG 20 मिली एम्पेयर, ठीक है। इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर रेंज ऑफ 10 एम्पेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। बता दें कि इसमें क्या कहा हुआ है। देखें, गौर से सुनना है कि गैल्वानोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं एमीटर में बाय कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए उसने पूछा हुआ क्या है, कहते हैं कि एक जो गैल्वानोमीटर है उसमें उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है? 15 ओम है। RG कितना है? 15 ओम है। और जो गैल्वानोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो करता है वो कितना है? 20 मिली एम्पेयर, यानी 20 इंटू 10⁻³ एम्पेयर पे ये फुल डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब जब इसमें से 20 मिली एम्पेयर करंट गुजरेगा तो ये क्या करेगा? फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। अब देखिए पीछे से जो टोटल करंट आ रहा है वो 10 एम्पेयर है। टोटल करंट आ रहा है वो 10 एम्पेयर है। मतलब कि हमने एमीटर बनाना है जिसकी जो रेंज है वो 10 एम्पेयर है, ठीक हो गया। और जो गैल्वानोमीटर हमने यूज़ किया है, ठीक है, एमीटर बनाने के लिए, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है 20 मिली एम्पेयर पे, और उस गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है। तो बताएं कि हम पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कितनी लगाएंगे, कितनी वैल्यू की लगाएंगे, ठीक है। फिर से आखिरी दफ़ा इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं कि देखिए मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा एमीटर बनाऊं जिसकी रेंज 10 एम्पेयर तक हो। तो उसके लिए जो मैंने गैल्वानोमीटर यूज़ किया है उसकी रेजिस्टेंस 15 ओम है। वो गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है 20 मिली एम्पेयर पे। तो आप बताएं कि उस गैल्वानोमीटर के साथ जो मैंने शंट रेजिस्टेंस लगाई है इसको कन्वर्ट करने के लिए एमीटर में उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मुझे रखनी पड़ेगी ताकि वो 10 एम्पेयर रेंज तक का एमीटर बना सके, ठीक है, ताकि 10 एम्पेयर रेंज का एमीटर बन सके, ठीक है। तो देखिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है शंट रेजिस्टेंस का। इस टॉपिक को जब मैं करा रहा था तो मैंने कहा था बस ये डायग्राम याद रखें, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या था? RS इज इक्वल टू IG RG ओवर I माइनस IG, ठीक है। तो इसमें जब IG की वैल्यू पुट करेंगे तो वो कितनी है? 20 मिली एम्पेयर, यानी कि गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है 20 इंटू 10⁻³ एम्पेयर पे। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? 15 ओम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 ओम। टोटल करंट कितना आ रहा है? यानी 10 एम्पेयर का हमने क्या करना है? बनाना है एमीटर, माइनस है गैल्वानोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है? 20 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, ठीक है। तो जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास इसको कैलकुलेट करने से आती है वो कितनी है? 0.03 ओम, ठीक है। यानी कि ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये 0.03 ओम की होगी, तब हमारे पास ये एमीटर बनेगा जिसकी रेंज क्या होगी? 10 एम्पेयर तक होगी। और यही वैल्यूज ने हमसे पूछी हुई थी। अभी हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 9। द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर इज 50 ओम and reads a full scale deflection with a current of 2 milliampere. Show by a diagram how to convert this galvanometer into voltmeter reading 200 volt full scale. तो देखिए बताते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले बस इतना याद रखें कि जो वोल्ट मीटर है वो हम बनाते किस तरह से हैं। तो जब हम हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में अटैच कर देते हैं तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर बन जाता है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। टॉपिक में हम इसके तफसील से बात कर चुके हैं इस पर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो क्या वोल्ट मीटर बनाने का तरीका। अब क्वेश्चन में उसने ये कहा गया है कि आप बनाएं वोल्ट मीटर 200 वोल्ट की रेंज का। कितने का? 200 वोल्ट की रेंज का एक वोल्ट मीटर बनाएं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन उसमें क्या है कि जो उसमें हमने गैल्वानोमीटर यूज़ किया है वो 2 मिली एम्पेयर पे फुल डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। कि जब उसमें 2 मिली एम्पेयर करंट गुजरता है तो वो फुल डिफ्लेक्शन शो करता है। और उस गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, ठीक है। तो बताएं उस गैल्वानोमीटर के साथ मैं कितनी वैल्यू की हाई रेजिस्टेंस लगाऊं
कि वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए और वो वोल्ट मीटर 200 वोल्ट तक मेजर कर सके, मतलब उस वोल्ट मीटर की रेंज 200 वोल्ट तक हो। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, टॉपिक में भी पढ़ के आ चुके हैं, आर एच इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। वोल्ट मीटर में हम पढ़ के आ चुके हैं। आर एच कितना आ जाएगा, आर एच उसी तरह, ठीक है। वी की जगह क्या रखना है 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय आई जी की जगह क्या आएगा 2 इंटू 10 टू रेज पावर -3, क्योंकि 2 मिली एम्पेयर था, माइनस आर जी कितना है 50 ओहम, तो यहां पर हम लिखेंगे 50 ओहम, ठीक है। तो आर एच इसमें कितना आएगा, ठीक है। आर एच की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 99950 ओहम, 99950 ओहम, यानी कि यहां पर जो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 99950 ओहम। इसका मतलब ये है कि जब हाई रेजिस्टेंस इतनी लगी हुई हो और जो गैल्वानोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2 मिली एम्पेयर पे शो कर रहा हो और जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है वो 50 ओहम हो, तब जो वोल्ट मीटर हमारे पास बनेगा उसकी रेंज वो होगी वो 200 वोल्ट होगी, यानी 200 वोल्ट की रेंज का हमारे पास वोल्ट मीटर बनेगा, ठीक है। तो उसने यही हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी थी जो कि हमने फाइंड कर ली है। अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल्स का लास्ट न्यूमेरिकल, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर कॉइल इज 10 ओहम, ठीक हो गया, एंड रीड्स फुल स्केल विद अ करंट 1 मिली एम्पेयर, ठीक हो गया। व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 to convert this galvanometer into multi-range ammeter of 100, 10 and 1 ampere as shown in the figure, ठीक है। आसान सा इसमें क्वेश्चन है। अच्छा देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। एवोमीटर में हम पढ़ चुके हैं कि जब फंक्शनल की को हम करंट मेजरिंग सर्किट के साथ अटैच करते हैं तो वहाँ पर हम फिर मुख्तलिफ रेंजेस के करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर से बता रहे हैं कि फंक्शनल की को करंट मेजरिंग सर्किट के साथ अटैच करते हैं तो हम मुख्तलिफ रेंजेस के करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही एवोमीटर में एक जो हमारे पास करंट मेजरिंग सर्किट है, ये वो वाला सर्किट है और वो कहाँ तक मेजर कर सकता है। अगर यहाँ पर हम रेंज स्विच रखेंगे तो 1 एम्पेयर तक मेजर कर सकता है, यहाँ पर रखेंगे तो 10 एम्पेयर तक कर सकता है, यहाँ पर रखेंगे तो 100 एम्पेयर तक कर सकता है, यानी 1 एम्पेयर, 10 एम्पेयर और 100 एम्पेयर तक उसकी रेंज है। अच्छा अभी हमसे पूछा ये गया है कि ये जो हमारे पास 1, 10 और 100 एम्पेयर तक इसकी रेंजेस हैं, इनके लिए ये जो हमने गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हैं, ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हैं ये कितनी वैल्यू की होंगी, मतलब ये जो पैरेलल में हमने शंट रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं इनके साथ, ठीक है, उनकी वैल्यू कितनी हमें रखनी पड़ेगी कि ये 100 एम्पेयर मेजर करे, ये 10 एम्पेयर रेंज तक मेजर करे, यहाँ पर अगर रेंज स्विच को रखें तो 1 एम्पेयर तक मेजर करे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। बड़ा ही आसान सा फार्मूला है, बस एक फार्मूला है अपने जहन में बिठा लें और बस वैल्यू पुट करते जाएं। और एक और चीज़ इसमें कि ये जो हमने इसके साथ गैल्वानोमीटर अटैच किया है ये 1 मिली एम्पेयर तक फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे सकता है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 10 एम्पेयर है। तो वो आसान सा फार्मूला क्या है, शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था, आर एस इज इक्वल टू आर आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। बस ये जहन में रख लें और सारी कहानी ख़त्म, ठीक है। तो अब हम फाइंड क्या करना है, R1, R2, R3, R1, R2, R3। तो पहले हम फाइंड करते हैं R1, ठीक है। तो इसको नाम दे लें R1 का। IG कितना है 1 मिली एम्पेयर, मतलब कि 1 इंटू 10 टू रेज पावर -3 एम्पेयर। RG कितना है 10 ओहम, तो यहाँ पर 10 लिख दें। और I कितना है, मतलब कितने के लिए हम कौन से करंट के रेंज के लिए हम ये शंट रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, I1 के लिए 100 एम्पेयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 एम्पेयर और IG 1 इंटू 10 टू रेज पावर -3 एम्पेयर। तो R1 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी है 0.0001 ओहम, 0.0001 ओहम।
यानी कि ये जो शंट रेजिस्टेंस मैंने लगाई हुई है, अगर यहाँ पर मैं शंट रेजिस्टेंस लगाऊँ 0.0001 ओम की, तब यहाँ पर ये अगर यहाँ पर रेंज स्विच रखूँगा तो फिर वो 100 एम्पेयर तक करंट मेजर कर सकता है, ठीक है, एवोमीटर या मल्टी रेंज मीटर में, मल्टीमीटर में। तो एक वैल्यू फाइंड होगी, ठीक हो गया। अब हम फाइंड करते हैं R2। तो R2 के लिए वही सिस्टम, IG कितना है 1 × 10⁻³ सारी वैल्यूज वही होंगी, RG भी वही होगा 10 ओम। और यहाँ पर ये जो IG की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर 100 माइनस आता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 100 माइनस 1 × 10⁻³ ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, फिर से अब हमने कहा किस रेंज तक मैयर करना है, पहले 100 था, I2 कितना है 10 एम्पेयर, अब हम I2 के लिए मैयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने लिखना है 10 माइनस IG कितना है 1 × 10⁻³ आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो कितनी है, अल्लाह आपका भला करे, 0.001 ओम, 0.001 ओम। यानी देखिए कितनी स्मॉल वैल्यूज होती है शंट रेजिस्टेंस की। मैंने कहा था कि शंट रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल वैल्यू की होती है, यानी कि 10 एम्पेयर तक मैयर करना है तो इसकी रेंज है, शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0.001 ओम तक होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये हमने फाइंड कर ली वैल्यू R1 की भी और R2 की भी। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं R3 की। लास्ट है सारी कहानी वही फार्मूला, IG की वैल्यू पुट करेंगे 1 × 10⁻³ आ गया। RG की वैल्यू पुट करेंगे RG की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी है 10 ओम है, ठीक है। और I की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर I3 की वैल्यू कितनी है 1 एम्पेयर, क्योंकि हम R3 के लिए मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे 1 माइनस IG की वैल्यू कितनी है, I माइनस IG है, तो 1 माइनस 1 × 10⁻³ आ जाएगा। तो R3 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.01 ओम, 0.01 ओम। यानी कि अगर मुझे 1 एम्पेयर तक की रेंज तक का करंट मेजर करना है तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए ये 0.01 ओम की होनी चाहिए, ठीक है, जो शंट रेजिस्टेंस होनी चाहिए R1 R2 और ये R3, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो हमें यही R1 R2 R3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था, ठीक हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10। यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 14 विद टॉपिक्स, विद एक्सरसाइज, विद न्यूमेरिकल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो टॉपिक की, तो जस्ट उस टॉपिक का नाम लिखे, आगे बाय फिजिक्स का सफ़र लिखे, तो आपको उस टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर होती है हमारी हैप्पी एंडिंग चैप्टर 14 की, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।